श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। वर्तमान युग आर्थिक युग है। मनुष्य का मस्तिष्क भी आर्थिक है, उसका आचार व्यवहार भी आर्थिक है। इस आर्थिक युग में नैतिकता पर विचार करना कितना प्रासंगिक है, पहला प्रश्न तो यही। और वर्तमान युग में जबकि समाज और समाज का प्रबुद्ध वर्ग या समाज को चलाने वाला वर्ग अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं से आक्रांत है, उस स्थिति में नैतिकता की बात हम कैसे करें? वर्तमान जो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है केनीज, तो केनीज ने कहा कि नैतिकता, अहिंसा आदि पर विचार करना यह अर्थशास्त्र का काम नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, उसका यह काम नहीं, यह तो एथिक्स का काम है। इसलिए बिल्कुल नैतिकता को अर्थशास्त्र से निकाल दिया, नकार दिया। मूल हमारी समस्या यह है कि जो एक संतुलित विकास की अवधारणा थी, उसे बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया। और जब समाज में संतुलित विकास नहीं होता, उस स्थिति में सब चीजें गड़बड़ा जाती है। पुरानी बात है, और पुराने जमाने में लोग पढ़ने के लिए काशी जाते थे, और वहां 12 वर्ष की पढ़ाई होती, और 12 वर्ष जो कोई पढ़ लेता वह बहुत अच्छा विद्वान माना जाता था। तो एक युवक 12 वर्ष तक पढ़ा, पढ़ाई तो की, पर एक तो बुद्धि होती है और एक होता है विवेक। विवेक चेतना कमजोर थी। बुद्धि तो थी, बुद्धि का काम अलग है, विवेक का काम अलग है। अब जब घर जाने लगा तो पुस्तकों का काफी भार था, तो एक बैल खरीद लिया, और जो एक गोनी होती थी बैल पर डालने के लिए, गोनी भी ले ली और उसमें पुस्तकें डाली। तो पुस्तकें एक पल्ले में डाल दी, गोनी के एक पल्ले में। अब पुस्तकें टिकती नहीं है, तो एक पल्ले में तो गोनी पुस्तकें हैं और टिकती नहीं है, इसलिए दूसरे पल्ले को पकड़कर और घिसटता जा रहा। रास्ते में कोई समझदार आदमी मिला कि कितना मूर्ख आदमी है, कितनी मूर्खता कर रहा है, पसीने से तरबतर हो रहा है। और कैसी मूर्खता? बोला, सोच समझ कर बोलना, 12 वर्ष तक काशी में पढ़कर आया हूं और तुम मुझे मूर्ख कहते हो? मुझे पता नहीं तुम पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़े न पढ़े ये तुम्हारी मैं नहीं जानता, किंतु ये तो साफ है कि तुम समझदार नहीं। क्यों? अगर समझदार होते तो गोनी के एक पल्ले में तो पुस्तकें डाल दी और दूसरे पल्ले को पकड़कर घिसटते जा रहे हो, ऐसा नहीं करते। तो फिर बोला कि कैसे होता है, कैसे होता है? तो उसने कहा, देखो एक काम करो, आधी पुस्तकें एक पल्ले में डालो और आधी दूसरे में डालो, फिर तुम्हें घिसटना नहीं होगा। वैसा किया
और काफी अच्छी बात है, ये हो गया, एक संतुलन बन गया। आज विकास की सारी जो अवधारणा है संतुलित नहीं है। कहीं तो नैतिकता के विकास की बात, धर्म के विकास की बात, चरित्र के विकास की बात चल रही है, और कहीं कोरी आर्थिक विकास की बात चल रही है। इसलिए अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं से अभिभूत व्यक्ति धर्म की बात को सुनना नहीं चाहता, और धर्म के लोग अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं में कुछ करना नहीं चाहते। एक इतनी दोनों में दूरी हो गई, तो फिर नैतिकता की बात हम कैसे करें? जब अर्थशास्त्र इसको अस्वीकार कर देता है कि ये हमारा विज्ञान है और इसमें नैतिकता के लिए कोई विषय नहीं है चर्चा करने का, एक सबसे बड़ी भ्रांति और भूल ये हो गई। भारतीय चिंतन में 2000, 3000, 4, 5000 वर्ष पहले से ये एक संतुलित विकास की अवधारणा चल रही थी कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, एक चारों का संतुलन हो तो जीवन समग्रता से चलेगा। अन्यथा जीवन समग्रता के साथ नहीं चलेगा, वह एकांगी जीवन चलेगा, और एकांगी जीवन में हमेशा समस्या पैदा होती है। जब हम संतुलन करना नहीं जानते और उसके हर पहलू का स्पर्श करना नहीं जानते, तो फिर समस्या होना स्वाभाविक है। महामती चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र लिखा, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, और अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सूक्ष्मता से लिखा है। और भी अनेक आचार्य हुए हैं। आचार्य सोमप्रभ, उन्होंने भी अर्थशास्त्र लिखा है। आचार्य हेमचंद्र ने भी नीति वाक्य लिखा, अर्थशास्त्र लिखा है। एक प्रकार से सबने लिखा, पर संतुलित लगता है। अर्थ को इतना प्राधान्य नहीं दिया कि अर्थ ही सब कुछ समाज का संचालक है, इतना महत्व नहीं दिया। एक व्यवस्था भी दी कि अर्थ का इतना प्रभुत्व न हो जो काम को बाधित करे और धर्म को भी बाधित करे। तो साथ साथ यह भी कहा, धर्म का भी इतना प्रभुत्व न हो जो अर्थ और काम को बाधित करे, और काम का भी इतना प्रभुत्व न हो जो अर्थ और धर्म दोनों को बाधित करे। तीनों में एक सीमाकरण और संतुलन होना चाहिए। आज लगता है कि वह न तो सीमाकरण की बात है और न संतुलन की बात है, और अर्थ को इतना ज्यादा महत्व दे दिया। इस अवस्था में अगर अनैतिकता होती है तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। बहुत बार संवादों से भी पता लगता है, प्रत्यक्ष भी लोग आते हैं, रखते हैं कि अमुक बड़ा आदमी, उसने इतना घोटाला किया, इतना गबन किया, इतना आदि आदि सारी बातें आती है, जिसको आज एक शब्द में भ्रष्टाचार कहते हैं। जयपुर की बात है, जब आचार्य तुलसी सन 94 में यहाँ पधारे थे, हम लोग दिल्ली जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी पत्रकार थे। एक प्रश्न पूछा कि इतना भ्रष्टाचार क्यों? तो मैंने कहा कि मैं अगर प्राकृत व्याकरण और भाषा की दृष्टि से कहूं तो भ्रष्टाचार बोलने में बड़ा कठिन है, और प्राकृत व्याकरण करने ने बहुत ध्यान दिया कि मुंह सुहोच्चारण, उच्चारण ऐसा होना चाहिए जो मुख को कष्ट न दे, ऐसा उच्चारण होना चाहिए। मुंह सुहोच्चारण, मुख सुखोच्चारण होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार बोलने में भी कठिनाई होती है, और आज भ्रष्टाचार शब्द को अब समाप्त कर देना चाहिए। इसका कारण जैसे गीता का एक संदर्भ है, यत् श्रेष्ठ आचरति तदेवेतरोदन, तदेव प्रमाणी कुरुते यदाचरति श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ आदमी आचरण करता है, दूसरा उसका अनुकरण करता है, वही प्रमाण होता है। और जब आप कहते हैं कि बड़े बड़े लोग ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, तो
बड़े लोग तो शिष्ट होते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार नहीं, अब इसको शिष्टाचार मान लेना चाहिए कि शिष्ट जनों का आचार हो गया, कोई भी अवरोध नहीं, संकोच नहीं। और जो वर्जनाएं होती थी वे वर्जनाएं समाप्त हो गई कि एक बड़ा आदमी भी ये काम कर सकता है, आचरण कर सकता है, उसे कोई चिंता नहीं है। तो फिर हम उसको भ्रष्टाचार कैसे माने? शायद अनैतिकता की परिभाषाएं बदल गई है, समय समय पर भाषा परिभाषा भी बदलती रहती है, वह भी बदल गई है। तो फिर हम उसको कैसे करें? एक सचमुच नैतिकता का प्रश्न आज एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। नैतिकता के साथ दो प्रमुख बातें आती है जो धर्म की बातें हैं कि असत्य नहीं और चोरी नहीं, बस संबंध जुड़ जाता है। जहां भी असत्य है वह अनैतिकता की बात हो जाएगी, जहां चोरी है अनैतिकता की बात हो जाएगी। एक समय था कि यहां झूठे तोल माप को बहुत गर्हणीय कर्म माना जाता था। चलता तो था उस समय भी, यह मैं नहीं कहता नहीं चलता, कोई भी युग ऐसा नहीं कि जिस समय अनैतिक व्यवहार नहीं होता था, पर फिर भी एक व्यापक क्षेत्र में यह निंदनीय कर्म माना जाता था। और जैन आचार पद्धति में स्थानांक सूत्र में बतलाया कि नरक में जाने की 4 कारणों में एक झूठा तोल माप, इतना गर्हणीय माना जाता था। तो शायद अब वह कोई खास बात नहीं है, खूब किया जा सकता है। चोरी करना भी बहुत गर्हणीय कर्म माना जाता था। और चोरी का कोई साक्षात चोर है, वही चोरी होती है, ऐसा माने तो बड़ी भ्रांति होगी। और मैं तो ये देखता हूं कि पुराने चोर अब बहुत छोटे पड़ गए, उनका कद भी छोटा हो गया, वे कोई बहुत बड़ी चोरी कर भी नहीं सकते। किंतु आज जिस दक्षता के साथ, एफिशिएंसी शब्द ऐसा आ गया कि जो दक्षता बढ़ती है उसके साथ जो करते हैं पता भी नहीं चलता और बहुत बड़ी चोरी हो जाती। ये जो एक मिथ्याचार जो पनपा है, तो जहां असत्य भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, तो वह फिर नैतिकता की बात आ नहीं सकती। और ये इतनी व्यापक हो गई, और व्यापक इसलिए, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जहां दिमाग आर्थिक होगा वहां इसे रोका नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जब सुविधावादी मनोवृत्ति बन जाती है, आदमी अपने लिए इसे अधिक से अधिक सुख सुविधा पाना चाहता है, वहां फिर नैतिकता की प्रश्न को उजागर नहीं किया जा सकता। नैतिकता की बात बिल्कुल गौण हो जाती है। अगर कठोर जीवन जीने की मनोवृत्ति समाज में होती है तो वह आदमी कभी अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकता। राजस्थान में बहुत लोग ऐसे हुए जो अपनी नैतिकता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, धनी थे, फिर भी सादा और कठोर जीवन जीते थे। आज के जमाने में जब हर व्यक्ति को एक इतनी महत्वाकांक्षा के साथ जीना पड़ रहा है और ऐसे सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के साथ जीना पड़ रहा है और ऐसी सामाजिक कुरीतियों और प्रथाओं, दहेज जैसी प्रथाओं के साथ जीना पड़ रहा है, उस स्थिति में नैतिकता का विचार बहुत छोटा पड़ रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है। किंतु जब साधारण स्थिति में रहते थे, ये युग का अंतर इतना आ गया
कि पुराने बड़े लोगों ने, जो धनपति तो बहुत थे, परंतु न तो कभी वातानुकूलन भवन देखा होगा। आज तो है कि हर जगह ऐसे के बिना काम ही नहीं चलता। कार में भी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, रहने के स्थान पर भी चाहिए, सब जगह चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता। फ्रिज के बिना भी काम नहीं चलता, रेडियो टीवी के बिना भी काम नहीं चलता, और अमुक अमुक चीजें खाए बिना भी काम नहीं चलता। और खाने की भी इतनी सामग्रियां हो गई कि बाजार में जाए तो फिर नियंत्रण भी नहीं रख सकता। एक और समाज का यह वातावरण, दूसरी ओर समाज की कुरीतियां कि शादी करनी है और दहेज देना सिर दर्द, और यही भ्रूण हत्या का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो सामाजिक कुरीतियां, प्रथाएं, दूसरी ओर बड़प्पन के मानदंड के विवाह हुआ। मैंने एक समय पढ़ा कुछ बहुत वर्ष पहले के अमुक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपया खर्च किया, बहुत बड़ा लगता था उस समय। फिर ग्राफ ऊपर चलता गया तो 30-35 करोड़ का आया, फिर और बढ़ा 50 करोड़ का आया, और अब तो आते आते 3 अरब तक तो आ गया। आगे जाने क्या होने वाला। ये सारे, एक तो सामाजिक मानदंड, एक सुख सुविधाओं के साधन, उपभोक्ता सामग्री का प्राचुर्य, और उनके साथ अवधारणाओं का परिवर्तन, कि जहां अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं ने आदमी को इतना एक भ्रांत कर दिया कि जहां अर्थार्जन का प्रश्न है या अर्थशास्त्रीय प्रश्न है, वहां नैतिकता का विचार नहीं हो सकता। ये असंतुलित विकास की अवधारणा, ये सारे ऐसे कारण हैं। इन कारणों के बीच में नैतिकता की बात करना बड़ा कुछ अटपटा सा लग रहा। और मैं तो इस भाषा में सोचता हूं कि धर्मगुरु भी प्रवचन करते जा रहे हैं, नैतिकता की बात भी बताते जा रहे हैं, स्वर्ग नरक की बातें भी बताते जा रहे हैं, श्रोता सुनते भी जा रहे हैं, पर 100 में मानने वाले 2 भी नहीं मिलते। बस श्रुति प्रिय हो गया, सारा श्रुति प्रिय है कि सुनने में अच्छा लगता है, किंतु आचार व्यवहार का प्रश्न है, वहां धर्म नहीं चलेगा, वहां तो वे अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं चलेगी, वहां सुख सुविधा चलेगी, वहां सामाजिक मानदंडों में अपने ऊपर जाने का चलेगा, चिंतन वह चलेगा। जहां एक इतना विरोधाभास, अंतर्द्वंद्व और विरोधी वातावरण है, उस स्थिति में नैतिकता की बात करें कैसे लगता है? मूल भी समस्या हो जाती है। जब तक हम मूल समस्या को न पकड़े। सास ने बहू से कहा, आज तुमने रसोई कच्ची बनाई। वो बोली, नहीं सास, मैंने तो बहुत अच्छी रोज बनाती वैसी बनाई हूं, तो मुझे लगता कच्ची बनाई है सारी, खाई नहीं जा रही ठीक से। बहू ने ध्यान दिया, मुंह देखा, बोली सास रसोई कच्ची नहीं, आज तो आप दांत लगाना भूल गई। अब समस्या कहीं है, समाधानम कहीं खोजे। कैसे समाधान हो? जहां समस्या है उस पर विचार करें। जहां जो समाज की मान्यताएं होती है, जो समाज के मानदंड होते हैं और समाज की जो अवधारणाएं होती हैं, जब तक उनका परिष्कार न हो तो नैतिकता का पाठ कोरा एक श्रुति प्रिय पाठ रह सकता है, या अभिलषणीय तो रह सकता है कि ऐसा होना चाहिए, पर वास्तव में होता नहीं है।
कुछ वर्ष पहले आचार्य तुलसी जैन विश्व भारती लाडनू में विराजमान थे। हम लोग कुछ काम कर रहे थे, इतने में अजमेर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर आहूजा आ गई। जाने हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र के साथ अध्यात्म को जोड़ने का हमारा एक कोर्स बनाने का चिंतन है, प्रयत्न कर रहे हैं। वह स्वयं अर्थशास्त्री थी तो उन्होंने कहा कि आपका प्रयत्न सफल कैसे होगा? नहीं, क्यों? कि जब हमारा अर्थशास्त्र है तो प्रारंभ यहां से होता है कि इच्छा बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ेगा, बाजार खुलेगा, उपभोक्ता को सामग्री मिलेगी, सारा आधार तो बढ़ाओ। धर्म और अध्यात्म कहेगा इच्छा का संयम करो, तो ये दोनों इतनी विरोधी बातें कैसे होगा? मानता हूं कि कोई रास्ता तो खोजना चाहिए, और जिस प्रकार हुआ है उसमें बड़ी समस्या है कि हिंदुस्तान का स्थान भ्रष्टाचारी राष्ट्रों की सूची में 7वां 8वां। चिंतनीय तो है ही। एक समय तो यह था कि यहां कहा जाता था, मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। कि दुनिया के लोग यहाँ आए और यहाँ के विप्रों ब्राह्मणों विद्वानों के द्वारा अपने चरित्र का आचार का बोध पाठ पढ़े। क्या आज हम कह सकते हैं? आज अगर ये कह दें तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि निर्यात किया जाता है, प्रारंभ में तो ठीक ठाक चलता है और फिर बाद में ऐसा जाता है कि बीच में सौदा कट करना पड़ता है। ऐसी घटनाएं बहुत सामने आती है। तो फिर हम कैसे करें? एक बड़ा उलझन भरा प्रश्न है। और सही बात तो यह है कि मानते हैं कि हिंदुस्तान में धर्म बहुत है, लेकिन वर्तमान में तो मुझे कहने में संकोच होता है कि हिंदुस्तान में धर्म बहुत है। यहाँ के लोग जब विदेश में जाते हैं, वहां के बाजारों में, जनरल स्टोरों में जाते हैं, उन्हें लगता है कितना प्रामाणिक व्यवहार है। बस वस्तु लो और पैसा रख दो, किसी तीसरे के बीच में जरूरत ही नहीं होती। इतना प्रामाणिक व्यवहार अगर ऐसा यहाँ कर दे तो जयपुर के जौहरी है और अपने जौहरी बाजार की दुकानों को एक रात पूरा खुला छोड़ दे, सुबह क्या होगा? एक समय था कि मेगास्थनीज आदि जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान का चरित्र ऐसा है कि वहां रात को दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये था जिसको स्वर्ण युग माना गया, गुप्त युग, मौर्य युग एक स्वर्ण युग माना गया, ऐसा चरित्र था। पर आज वह स्थिति नहीं। और उस चरित्र में यह न माने कि पुराने लोगों के पास धन नहीं था, धन बहुत था, किंतु साथ साथ प्रदर्शन नहीं था, जीवन सीधा सरल था। और शायद यह स्थिति थी कि उस समय भूखे लोगों की संख्या हिंदुस्तान में नहीं थी या बहुत कम थी। जबकि आज धन बढ़ा है तो साथ साथ में 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको 2 वक्त खाने को भी नहीं मिलता। ये सारी स्थितियां हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी राष्ट्र जिसमें नैतिक बल और चरित्र बल नहीं होता, वह लंबे समय तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख सकता। एक दिन वह नीचे चला जाता है। बहुत सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां थी, अपने चरित्र की कमी और नैतिकता की कमी के कारण बहुत सारी मिट गई।
हिंदुस्तान टिका रहा तो उसके पास ये बल था, इतने विदेशी आक्रमणों के बाद भी टिका रहा तो उसके पास यह नैतिकता का बहुत बल था, चरित्र का बल था। उसकी कमी है, उसका अनुभव सब करें और इस कमी को कैसे पूरा करें, यह सबका काम है। किंतु उस वर्ग का अधिक काम है जो प्रबुद्ध बना हुआ है, जो युग बोध को रखता है और जो युग की समस्या का समाधान करने में अग्रणी भाग भर सकता है। उन लोगों को अवश्य इस विषय में कोई दीर्घकालिक चिंतन करना चाहिए। ओम हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ